तो चलिए अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को लंदन पहुंचे, जहां पीएम मोदी का भारतीय मूल के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम के स्वागत में खड़े हुए भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए हुए था और घंटों तक कतार में खड़े होकर वो पीएम की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते रहे। वहीं जब पीएम मोदी अपने देश के लोगों से मिले तो पीएम ने उनका दिल से आभार जताया। बता दें कि पीएम मोदी की ये चौथी ब्रिटेन यात्रा बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन और भारत के बीच आज एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन होने वाली है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के बीच आज होने वाली द्विपक्षीय बैठक में दोनों देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत कपड़े से लेकर विस्की और कारों तक सभी वस्तुओं पर शुल्क में कटौती और व्यवसायों के लिए बाजार में अधिक पहुंच सुनिश्चित करने का समझौता होगा। तो देखिए, पीएम मोदी ब्रिटेन दौरे पर है। पीएम मोदी जब लंदन पहुंचे तो प्रवासी भारतीयों का हुजूम उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। मोदी मोदी के नारे से पूरा माहौल मोदीमय हो गया। भारतीय वेशभूषा में औरतें और बच्चे मौजूद देखे। तस्वीर में आप समझ सकते हैं कि कितना उल्लास था। तो देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंचे, उनका भारतीय मूल के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। देख सकते हैं आप कि किस तरह से भारतीय तिरंगे को लहराकर गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से लंदन में स्वागत हुआ। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े मुद्दों पर कई बड़े प्रस्ताव पेश होंगे। तो देखिए किस तरह से भारत और भारतवासियों ने लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर वहां प्रवासियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमें मोदी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। He has come here for a very important job and we wish him a good luck and we wish Bharat a good luck. I think he is doing a great job and we are very proud of our nation. Love you, and Prime Minister shook my hand. He gave me Ashirwad and it was the best feeling ever. मैं यहाँ मोदी जी से मिलने आई थी and I'm glad that I get that opportunity. हमें बहुत प्राउड है जिस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए सबका विजन चेंज किया है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी फॉर ऑपरेशन सिंदूर एज वेल एंड ऑल अदर थिंग्स व्हाट ही इज डूइंग फॉर इंडिया। फ्री ट्रेड डील को लेकर आज पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात से पहले ब्रिटिश पीएम ने इसे भारत और ब्रिटेन की बड़ी जीत करार दिया है। वहीं फ्री ट्रेड डील का कितना असर आपकी जेब पर पड़ेगा वो भी चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली फ्री ट्रेड डील में कुछ चीजें सस्ती हो सकती है। अब वो क्या है? मोबाइल, लैपटॉप और गैजेट्स, जूते, कपड़े और फैशन प्रोडक्ट्स भी है, और ज्वेलरी और गहने, ये चीजें सस्ती हो सकती हैं। तो वहीं इस डील से कुछ चीजें महंगी भी हो सकती है। ये चीजें क्या है, चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। लग्जरी गाड़ियों पर कम टैक्स छूट मिलने से इनके दाम बढ़ सकते हैं। मेटल और स्टील प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस फ्री ट्रेड डील से सस्ती हो सकती है और महंगी हो सकती है। तो चीजें जो सस्ती हो सकती है वो मोबाइल, लैपटॉप और गैजेट्स है, जूते, कपड़े और फैशन प्रोडक्ट्स है, ज्वेलरी और गहने हैं। और तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री एमके अग्रवाल जुड़ चुके हैं। एमके अग्रवाल जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर है और चौथी बार वे ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। इस बार जो ये दौरा है कितना खास और महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? देखिए, बदली हुई वैश्विक आर्थिक परिस्थिति और जियोपॉलिटिक्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिटेन के साथ ये समझौता ब्रिटेन के लिए भी फायदेमंद होगा और भारत भी इसका लाभ उठाना चाहेगा। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद भारत जिस तरह से यूरोप की मदद कर रहा है, जिसमें यूके भी शामिल है, खास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर के, क्योंकि वो रूस से अब नहीं ले पा रहे हैं, तो भारत उसको लेकर के प्रोसेस करके उनको दे रहा है, तो उनकी एनर्जी सप्लाई नीड्स को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से भारत आज वैश्विक स्तर पर एक बड़े आर्थिक
प्लेयर के रूप में उभरा है, जो विश्व को एक कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की तरफ या संतुलन की तरफ ले जाते हुए दिखाई पड़ता है। अब जहां तक बात आती है कि उन दोनों के बीच क्या होना है, अगले 5 वर्षों में जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है वो डबल होना है। ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट वहां से कम है। और हम जो महत्वपूर्ण चीजें निर्यात कर रहे हैं उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसी तरह से मीडिया से रिलेटेड तमामों आइटम है। अब एआई हमारा एक नया इंस्ट्रूमेंट बनने जा रहा है जो वहां पर सप्लाई होगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो वहां से जो आ रहा है मुख्य रूप से रक्षा उपकरण, जो कि अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए। तो ऐसे में इनकी आवश्यकता बढ़ जाती है यूके की कि वो भारत को अपने साथ शामिल करें ताकि उनका व्यापार भारत के साथ बढ़ सके। दूसरा अगर हम देखते हैं तो निवेश के रूप में यदि हम देखते हैं तो यदि यूके का निवेश भारत में 36 अरब डॉलर है तो भारत ने भी वहां निवेश कर रखा है 20 अरब डॉलर का। और यही नहीं, भारत के लोग जो वहां पर स्थापित हैं उनकी हजारों कंपनियां हैं और साथ में वो बिलियंस एंड बिलियंस वहां पर इनकम जनरेट कर रहे हैं, रोजगार सृजित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, आज प्रधानमंत्री जी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर जो साइन करेंगे, तो मुझे लगता है कि दोनों के लिए ही ये सुखद समझौता होगा। बिल्कुल एम के अग्रवाल जी, देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और निवेश के अलावा भी इस मुलाकात से क्या सांस्कृतिक साझेदारी में हम कुछ नया देख सकते हैं? एजुकेशन एक सेक्टर बन रहा है, यूके चाहता है कि हम जो है भारत में उसको कर सकें। दूसरा, जो भारत वहां पर अपनी बात प्रमुखता से रख रहा है, जैसा कि कल विदेश सचिव के बयानों से लगा, वो ये चाहता है कि जो भारत के बेईमान आर्थिक भगोड़े वहां पर जाते हैं, रिच आर्थिक भगोड़े वहां शरण पाते हैं, उनको अब प्रत्यार्पण के थ्रू भारत वापस भेजे। वो यूके अब टेररिस्ट का या इसी प्रकार से खालिस्तानियों का या आर्थिक भगोड़ों की शरण स्थली ना बने, इसको लेकर भी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है इसके भी परिणाम अच्छे आने चाहिए। तो कल्चरल अगर हम लोगों को बॉन्डिंग स्ट्रांग करना है तो इन मुद्दों पर जो भारत की मुख्य चिंताएं हैं उसकी ओर भी उनकी सरकार को, यूके की सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल एम के अग्रवाल जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। आज संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहने की आशंका है। इससे पहले तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर पर जमकर हंगामा किया। तीसरे दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर करने के लिए उपसभापति हरिवंश ने दोनों पक्षों के नेताओं के साथ बैठक की थी। अब आज ये देखना को मिलेगा कि इस बैठक का कितना असर रहा। आज चौथे दिन की कार्यवाही में लोकसभा और राज्यसभा में कोई कामकाज होगा या नहीं, या फिर वही हंगामे की स्थिति बनी रहेगी, ये देखना होगा। तो देखिए, आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। तो देखिए, मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और लगातार जो 3 दिन गए हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस पर पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्या वोटर को ये राइट नहीं है पूछने का कि अब मैं वोटर हूं कि नहीं हूं? अब आपने उनका रिसीविंग नहीं लिया और क्या जिसकी आप डेथ बता रहे हैं, सपोज 26 लाख की आप डेथ बता रहे हैं, तो उसके परिवार का सारा फैमिली का लोग मर गया, आप क्या प्रूफ है? आप उसकी पत्नी को आगे कीजिए, उसके बेटे को, बेटी को, बहू को, हमें प्रूफ मिलना चाहिए ना। ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रूफ जमीन में तो मालूम ही नहीं चल रहा है कि किस प्रूफ से आपने कहा है कि फला 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 लोग डेथ में है, ये लोग वोटर नहीं थे, क्योंकि आप रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। संसद में हंगामा करने का कारण क्या है? अगर कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट पे जाइए, गए तो थे। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन सबको मालूम है। ये एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। एक भय मुक्त स्थिति में चुनाव कराना और जो वोटर लिस्ट है उसको सच बनाना, ये तो चुनाव आयोग का दायित्व में पड़ता है।
तो इस मुद्दे पर सांसद राजाराम सिंह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कोई सर्वदलीय बैठक किए हुए इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से SIR की घोषणा की, कल इलेक्शन कमीशन से हमारी बात भी हुई थी। वो औसतन लगभग बता रहे हैं कि 20,000 वोट कटेंगे एक असेंबली सेगमेंट में। तो 20,000 वोट एक असेंबली सेगमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रवासी में कितने कौन रहेंगे, कौन कटेंगे, इसका अभी भी निश्चित नहीं है। तो एक बड़ा मैनिपुलेशन की गुंजाइश उसके भीतर दिखती है। SIR एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल, जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं, ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़ चुके हैं। मधुरेश, देखिए, आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और अगर हम देखें तो लगातार जो 3 दिन गए हैं वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष लगातार ये बोल रहा है कि जो पक्ष है, सरकार हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रही, लेकिन सवालों के जवाब तो तभी दिए जाएंगे ना जब संसद का सत्र चलने देंगे वो। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष की जो राजनीति है वो खुल करके सामने आ रही है। विपक्ष कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उसको लोकहित के मुद्दों से कुछ उनका सरोकार है। जिस तरीके से हंगामे भरा पिछले 3 दिन गुजर चुका है, भी उसी तरह का माहौल संसद में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि विपक्ष जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य है उसको लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाह रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये मतदाता पुनर्निरीक्षण का जो कार्य है वो ऑलरेडी चैलेंज्ड है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 28 तारीख को होनी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो भी एक महत्वपूर्ण मसला होगा। खैर, इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि कई सवाल विपक्ष के सामने भी खुद उठ करके आ रहे हैं कि आखिर विपक्ष क्यों नहीं चाहता है कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम काट दिए जाए। विपक्ष क्यों नहीं चाह रहा है कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं, कहीं और के वोटर बन गए हैं, उनके नाम काट दिए जाए। क्यों डुप्लीकेसी विपक्ष को इतनी भा रही है? क्यों विपक्ष को लग रहा है कि उनका वोट बैंक कट जाएगा, जबकि ये वही विपक्ष है जो महाराष्ट्र चुनाव के बाद वोटर लिस्ट पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, हरियाणा चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, दिल्ली चुनाव के वक्त भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष का एक दल गया था चुनाव आयोग में मिलने के लिए और उनका कहना था कि जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, उसमें से डुप्लीकेसी निकलनी चाहिए। और आज यही विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, यही विपक्ष इतने नैरेटिव्स गढ़ रहा है और साथ के साथ फैला रहा है। जबकि मैं अगर सिर्फ बिहार की बात करूं तो अभी 98% जो मतदाता हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया गया है, उन तक पहुंच चुनाव आयोग ने बना ली है। इसके साथ ही जो लोग मृत हैं, जो लोग 2 जगह उनकी वोटर आईडी थी या अपना विधानसभा क्षेत्र जिन लोगों ने बदल लिया है उनकी पहचान कर ली गई है, उनकी संख्या को चिन्हित कर लिया गया। साथ ही साथ चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम कट जाता है, छूट जाता है, लिस्ट में जो प्रकाशित हो रहा है 1 अगस्त को लिस्ट उसमें नहीं आता है, तो उसको 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है कि वो इसको चैलेंज कर सकता है और अपने नाम को उसमें जुड़वा सकता है। तो
ओवरऑल में देखा जाए तो जनता का पूरा समर्थन एसआईआर को मिल रहा है और विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मद्रेश हम यही देखने को मिल रहा है कि संसद का जो सत्र है वो विपक्ष चलने नहीं दे रहा है और बार बार जवाब भी मांग रहा है और जवाब देने का भी मौका नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि आज का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में कथित तौर पर बैठक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं की मस्जिद वाली मीटिंग पर धर्म गुरुओं से लेकर बीजेपी तक सभी हमलावर हैं। बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी को सीधा निशाने पर लेते हुए कहा कि मौलाना के साथ बैठक कर अखिलेश यादव तुष्टीकरण की वही पुरानी राजनीति दोहरा रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी की बैठक पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि मस्जिद इबादत का मुकद्दस स्थान है, न कि सियासी गतिविधियों का मंच है। मस्जिद में राजनीतिक मीटिंग करना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है और मस्जिद की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। वहीं इस मसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बचाव में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आस्था के मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। तो देखिए, इस मुद्दे पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी राजू दास ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सपा की मानसिकता शुरू से ही राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी रहा है। संसद भवन परिसर में जिस प्रकार से अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें वहां का इमाम भी शामिल था मस्जिद का, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो बोर्ड है उस बोर्ड से कि इस यहाँ का जो प्रबंधक है उस प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि संसद भवन परिसर में मस्जिदों में इस प्रकार से राजनीतिक अखाड़ा नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव शुरू से ही धार्मिक क्षेत्र को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर ही चले हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मस्जिद खुदा का घर है और मस्जिद जो है उस वहाँ पर सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी और इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत के अलावा राजनीति की बातें करना, दुनिया की बातें करना, कारोबार की बात करना या अपने परिवार की बात करना, ये सब गलत है और इसकी ममानियत है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखा जाए तो अखिलेश यादव द्वारा एक धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक बैठक के लिए किए जाना, ये किस हद तक आप सही देखते हैं? देखिए बरखा, अगर 90 की दशक की बात की राजनीति आप देखें तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसके इमाम पार्टी विशेष के लिए मुस्लिमों को वोट करने की अपील करते थे जो चुनाव आते थे। धीरे धीरे ट्रेंड बंद हुआ, चूंकि जो दौर आया उसमें लोगों की जो धर्म है उसको अलग किया और राजनीति को अलग किया। जिस तरीके के जो काम अखिलेश कर रहे हैं उसके पीछे भी मंशा वही। अगर दिल्ली से कोई खबर होती है तो बड़ी खबर होती है, उसका मास मैसेज पूरे देश में जाता है कि वो मस्जिद में जाकर के उन लोगों ने मीटिंग की और वहाँ के इमाम ने उनको बैठाया, उनसे बात की, राजनीति की सूझ पर बात की, मुसलमानों को कैसे बेहतरी की बात की, यही सारे बातें उस वहां से निकल के आएंगी। तो जामा मस्जिद ना सही, कुछ कोई और मस्जिद सही, अखिलेश का प्रयास ये है कि कैसे मुस्लिम वोट उनके साथ खड़ा हो, उसके लिए वो काम करें। लेकिन जो धार्मिक जो धर्म गुरु हैं उनकी थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि धार्मिक स्थल, ये पूजा का स्थल है, इबादत का स्थल है, कम से कम यहाँ से राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। लेकिन जिनका चुनाव ही इस आधार पर किया गया है तो धार्मिक रूप से खड़े और धर्म के आधार पर हमारी मदद करेंगे, रामपुर से चुनाव ही इसीलिए लड़ाया गया है, तो ऐसे लोगों के, दोनों लोगों के एजेंडे क्लियर हैं। दिक्कत यह है कि मस्जिदों का जो दुरुपयोग हो रहा है वो गलत है। बरखा, बिल्कुल रामीन जी, देखा जाए तो अगर एक पक्ष किसी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर रहा है इस तरह के राजनीतिक बैठक के लिए तो दूसरा पक्ष भी खड़ा होगा। क्या इस तरह से धार्मिक भेदभाव नहीं बढ़ेगा और राजनीतिक पोलराइजेशन भी बढ़ेगा इससे? बिल्कुल, बरखा बड़ा ही है। आप देखिए ना, धीरे धीरे करके जब
इमाम वहां से फतवा जारी करते थे कि नहीं फला जात को फला संप्रदाय फला पार्टी कोड देगा, तो पोलराइजेशन भी उसी दौर से शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी के साथ धीरे धीरे जनता खड़ी हुई और वो सत्ता में आया और दोबारा फिर सत्ता में आया, तिबारा फिर सत्ता में, इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इन्हीं के कारण आई। ये पोलराइजेशन हिंदुओं के मन में घर कर गया कि ये तो केवल धार्मिक आधार पर कर रहे हैं, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। हालांकि उसका एडवांटेज समाजवादी पार्टी को होता है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर समाज टूटता है धार्मिक आधार पर तो उसका नुकसान देश को होगा। ये राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए। राजनीति के लिए पूरे देश की भेंट न चढ़ा दे, पूरे जो जनता है उसकी भेंट न चढ़ा दे, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बरखा बिल्कुल रामीन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बरखा। तो आज के एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। 2006 मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में 12 दोषियों को बरी किए जाने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जिन 12 दोषियों को बरी किया गया है उनमें 5 को मकोका कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। बरी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इनमें 189 पैसेंजर की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। तो देखिए, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि वो कौन सी 5 बड़ी वजह रही जिसके कारण बॉम्बे हाईकोर्ट को आरोपियों को बरी करना पड़ा। चलिए वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, कैसे बम का इस्तेमाल हुआ प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता पाया। इसी के साथ बिना अधिकार शिनाख्त परेड करवाई, इसलिए आरोपी को पहचानने वाले गवाह की गवाही भी खारिज कर दी गई थी। वहीं हम आपको बता दें कि गवाहों के 100 दिन बाद दिए बयान नहीं माने जाएंगे। गवाह के बयान में विरोधाभास दिखा था। इसी के साथ कोर्ट ने आरोपियों के कबूलनामे भी नहीं माने थे। तो ये कुछ बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आरोपी थे उनको बरी करने का फैसला लिया था, जिस पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीएन भट्ट जुड़ चुके हैं। वीएन भट्ट जी, देखा 2006 में जो बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, कैसे देखते हैं आज की सुनवाई को आप? देखिए, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। 189 लोगों की मौत हो गई, 824 लोग घायल हो गए, लेकिन कोर्ट कहती है कि इनको किसी ने नहीं मारा। और जो आपने भी कारण गिनाया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया, उसमें कारण ये भी था कि प्रोसिक्यूशन की ओर से जो मोबाइल फोन का जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है वो हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि वो मोबाइल फोन उन एक्यूज के नाम नहीं थे, वो किसी अन्य लोगों के नाम थे, इसलिए उसको एविडेंस नहीं माना गया। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मकोका के तहत जो अभियुक्तों से जो कबूलनामा लिया गया है, जो कॉन्फेशन ऑफ क्राइम है, वो एविडेंस के रूप में मान्य नहीं है। तो ये जो फैसला है ये बहुत गंभीर पर से खड़ा करता है जो 189 लोग मारे गए उनके परिजनों के सामने, कि वो किस पे विश्वास करें, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जांच करने की शैली है या कोर्ट ने जिस तरह से न्याय किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभियुक्तों के जो लॉयर थे, जो आपका बचाव पक्ष था, वो उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, जो कि इस आतंकी घटना के अभियुक्तों के वकील थे। तो इस देश में अभियुक्तों को जो है इतनी बड़ी घटना के जो अक्यूज है उनको इतने बड़े वकील मिल जाते हैं, और उधर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसे काम कर रही है कि आतंकी घटना का इन्वेस्टिगेशन और किसी समान क्राइम का इन्वेस्टिगेशन इतने लचर तरीके से हो रहा है। बंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, और जब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है, दुनिया में हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत जीरो टॉलरेंस की अगेंस्ट क्राइम है। इस बैकग्राउंड में अगर महाराष्ट्र की एंटी टेरर स्क्वाड जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इतना लचर इन्वेस्टिगेशन किया है कि उसका केस बॉम्बे हाई कोर्ट के स्क्रूटनी में स्टैंड नहीं कर पाया, तो हमें हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को
बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आखिरकार ये पूरी जो प्रोसेस है वो इतनी लचर क्यों थी, और इतने गंभीर अपराध के जो अभियुक्त थे उनको सजा नहीं हो पाई, जबकि 5 को मकोका कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, 7 को आजीवन कारावास दिया था, 12 के 12 बरी हो गए। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न उठाता है महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, और महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल एम के अग्रवाल जी, कहीं ना कहीं आज की सुनवाई से ये पता चलेगा, क्योंकि देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होने वाली है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। स्पेशल टास्क फोर्स नोएडा की टीम ने कविनगर में चल रहे अवैध दूतावास का भांडाफोड़ किया है। टीम ने अवैध दूतावास का संचालन करने वाले आरोपी हर्षवर्धन निवासी कविनगर को गिरफ्तार किया है। हर्षवर्धन जैन खुद को वेस्ट आर्किटेक्ट, सबोर्गा, पोल्विया और लॉडनिया देशों का कौंसिल एम्बेसडर बताता था, जबकि ऐसे नाम कोई देश के है ही नहीं। आरोपी के पास कई विदेशी चीजें भी बरामद हुई हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां, माइक्रोनेशियन देशों को 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की नकली मोहरे, कूट रचित 2 पैन कार्ड, विभिन्न देशों और कंपनियों के 34 मोहरे, फर्जी प्रेस कार्ड, कई देशों की विदेशी मुद्रा और 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद हुए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एम के शर्मा जुड़ चुके हैं। एम के शर्मा जी, देखिए आज यूपी एटीएस ने गाजियाबाद में एक बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ किया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बरखा, गाजियाबाद में 22 तारीख की रात को यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम ने एक व्यक्ति को उठाया था जिसका नाम था हर्षवर्धन जैन जी। उनको उनके कबीरनगर स्थित कार्यालय से उठाया गया, जो कि उसके सामने हम लोग खड़े हैं। इसमें आपको बता दें कि जब उनको उठाया गया था यहाँ से, एम के शर्मा जी अगर आप तस्वीरें भी दिखा पाए जहाँ पर आप हैं जी, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो। तो 22 तारीख की रात को जैसे बता रहा था कि उनको उठाया गया था और एक अवैध दूतावास इस घर से चलाया जा रहा था, जो कोठी एक पोस्ट एरिया में है, कबीरनगर एरिया में। यहाँ पे 35 नंबर KB 35 इस कोठी का नंबर है, और यहाँ से नजदीक ही KB 45 में वो रहते हैं। और वो अपने आप को वेस्ट आर्टिकट दूतावास और सोबोर्गा और पोल्विया, लोडोनिया के दूतावास और काउंसिल बताते थे। यहाँ पे उनके पास से 4 गाड़ियां बरामद की गई थी, जिनपे की एम्बेसी के नंबर लगे होते थे, और अनेक फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है। लेकिन यहाँ के जो आसपास के लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर जो अपना बहुत रौब गालिब करने के लिए इन गाड़ियों को घर के बाहर खड़े करते थे। उनकी कोठी पर विभिन्न प्रकार के झंडे लगे थे, विभिन्न देशों के झंडे लगे थे, लेकिन अब वो हटा दिए गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल एम के शर्मा जी, इस अभी जो यूपी एटीएस को इस बारे में क्या कुछ और जानकारी मिली और आगे इसकी कार्यवाही कैसे सुचारू रूप से चलेगी, अगर आप हमें बता पाए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अभी तक जो बताया गया है वो ये बताया जा रहा है ताजा खबरों के अनुसार कि जो गाड़ियां इनके पास मिली हैं चारों, वो चारों गाड़ियां एक्सपायर हो चुकी थी। 19, 16, 17 साल पुरानी गाड़ियां ये चला रहे थे अभी तक, और इसमें जो उन्हीं के ऊपर ये एम्बेसी के झंडे लगाकर यहाँ पे उन गाड़ियों को यूज करते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो भांडाफोड़ हुआ है, कहीं ना कहीं अब यूपी एटीएस इस पर कार्रवाई करेगी। अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या कुछ निकल कर आता है। तमाम जानकारियों के लिए एम के शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। विकास की राह पर अपना उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। विकास के बात अगर कही जाए तो कोनो भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं है। कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति भइल बा और कृषि से